हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपको भेजे गए उनका स्टडी आपने कर लिया होगा। तो हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, यानी तन विलयनों के अणुसंख्य गुण। ठीक है ना। और उसमें तीन हमने डिस्कस कर दिए थे। एक तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था आपका क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी हिमांक अवनमन। ओके। अब लास्ट आपकी फोर्थ वाली बची है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, हेडिंग ये पड़ गई है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। तो ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स विलयन का एक अणुसंख्य गुण है। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले आपको पहले समझना होगा कि परासरण क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होती है। तो चलिए पहले हम लोग परासरण समझेंगे, उसके बाद हम परासरण दाब पर आएंगे। ओके, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो परासरण क्या होता है, कौन सा फिनोमेना होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वेसल है, एक कोई पात्र है, और इसमें एक बैरियर लगा हुआ है ये, ठीक ना। और यहाँ पर आपने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए सॉल्वेंट है यानी विलायक है, यहाँ पर विलेन है। और जैसे ये बैरियर ये बीच का हटा देंगे, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये सब आपस में मिक्स होने के बाद इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन, परासरण कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ला दी जाए, यानी हम जैसे ये आपका है, ये वेसल हो गया, यहां पर हमने बना दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये लगा दे रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की क्या खास बात होती है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SPM, ठीक ना। और इधर हमने क्या रखा हुआ है, ये हो गया। तो इधर आपका क्या है, विलायक है, प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया इधर, यानी ये क्या हो गया, विलायक। और इस चैम्बर में, इस कक्ष में विलयन भरा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो विलयन होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कंसंट्रेट तो है ही है, ये विलयन हो गया। क्यों है, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ भी घुले हुए हैं। ओके। अब जैसे ही आप ये करेंगे, यानी विलयन को विलायक से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे, वैसे ही आप क्या देखेंगे कि इसमें विलायक का तल, जो विलायक का लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अर्थात इसमें जो विलायक के अणु हैं, वो विलायक के अणु वो धीरे धीरे किधर, अपने आप विलयन में जाने लगेंगे, यानी विलयन की ओर इनका प्रवाह अपने आप होने लगेगा। ठीक ना। तो इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं, परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो विलयन है इसमें भी क्या होते हैं, विलायक इसमें भी तो है, लेकिन विलायक के अणु मेनली आपको किधर जाते हुए दिखेंगे, यानी इधर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। और मान लीजिए एक कंडीशन हम ऐसी भी ले लेते हैं जिसमें हमने दोनों विलयन ले रखा हो, जैसे ये है, ये सेम विलयन हो गया, और यहाँ पर भी विलयन है, और इस साइड में भी विलयन है। ठीक है। लेकिन ये 2M सॉल्यूशन है और ये 1M सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का हो। मान लीजिए ये शुगर है, ये भी शुगर है, चीनी का 1 मोलर, चीनी का 2 मोलर विलयन हमने ले लिया, दोनों एक जैसे ही विलयन है, बस उनकी सांता अलग है। यूरिया सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, दोनों की सांता अलग अलग कर दीजिए। तो अगर 2 विलयन ले लीजिए, तो अब विलायक के अणु किधर से किधर जाएंगे, तो ध्यान दीजिए, जिधर सांद्रता आपकी कम है, मीन्स जो विलयन आपका तनु है, उधर से ही विलायक के अणु इस साइड में जाएंगे, यानी विलयन की तरफ, जो सांद्र ज्यादा है उसकी तरफ जाएंगे। ओके। तो एक बात ये क्लियर हो रही है कि विलायक के अणु ही इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। तो यही विशेषता होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली की, कि इसमें क्या होता है
कि विलायक के अणु ही मूव होते हैं, विलेय पदार्थ के अणु इसमें से मूव नहीं कर पाते, इसके आर पार नहीं जा पाते। तो रीजन उसका सिंपल सा है कि जो यहाँ पर इसका पोर साइज है, यानी जो झिल्ली का छिद्र का आकार है, व्यास है, ठीक ना, डायमीटर, वो कम है और विलायक के अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, तो वो निकल जाते हैं और विलेय पदार्थ के अणु रह जाते हैं, ठीक ना। ये विशेषता है संयोजन की। तो इस घटना को हम नाम देते हैं परासरण। अगर हम इसको डिफाइन करें, यानी आप लोगों को परिभाषा लिखनी भी पड़ती है, तो लिखेंगे कैसे इसको, ठीक ना। बहुत आसान सा है, जो यहाँ पर हमने आपको समझाया है उसी को आप समझ करके और फिर एक सेंटेंस के फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं। यानी आपने हेडिंग डाला परासरण दाब, लेकिन आप छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा परासरण, ठीक ना, और परासरण में ये समझा दीजिएगा। अगर फिगर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे सेंटेंस लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर या फिर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः मतलब अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप जाएगा, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये बन गई परासरण की डेफिनेशन, परासरण की परिभाषा बन गई, ठीक ना। तो ये दो एग्जांपल्स हमने क्लियर कर दिया। एक में हमने कंडीशन ली है शुद्ध विलायक और विलयन की। अगर हम यही रखते तो हो सकता कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने दूसरा भी ले लिया। यहाँ पर दोनों ही विलयन हमने यूज कर लिए, ये तन विलयन है और ये अपेक्षाकृत सांद्र विलयन है। तो हमेशा ध्यान रखना है किधर से विलायक की ओर जाएंगे, विलायक से विलयन की ओर जाएंगे। अगर दोनों विलयन है तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु प्रवाहित होंगे अपने आप, ठीक है। कहाँ से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये हो गई परासरण की क्रिया। अब एक क्वेश्चन उठता है इसमें, प्रश्न, कि विलायक के अणु इधर से इधर ही क्यों जा रहे हैं। भाई विलयन हमने बनाया है तो इसमें भी तो विलायक के अणु है, इधर से इधर आ जाते हैं, ठीक ना। तो एक जो नेट रिजल्ट होता है वो यही होता है कि इधर से ज्यादा जाते हैं, इधर से कम आ पाते हैं। तो कहने का मतलब लेवल आपको यही दिखेगा, इफेक्ट यही दिखेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि विलायक के अणु इधर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, एक नेट रिजल्ट उधर ही क्यों जाता है कि विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका रीजन समझिए। आपको बहुत पहले बताया था, एक वर्ड हमने समझाया भी था आपको, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वाष्प दाब। और कहा भी था कि ये वाष्प दाब ऐसा टॉपिक है जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखें अणुसंख्य गुणधर्म को, तो कहीं ना कहीं वो वाष्प दाब से ही संबंधित है। यानी अगर आपको बहुत अच्छी समझ है वाष्प दाब की, तो आपको चारों अणुसंख्य गुण समझने में बहुत आसानी होगी, उनको रिलेट करने में बहुत आसानी होगी, और वो काफी समय तक आपके माइंड में रह सकता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार, यहाँ वाष्प दाब ही रीजन है। जो मैंने प्रश्न भी किया था उसका उत्तर कहाँ से मिलेगा आपको, वाष्प दाब से ही मिलेगा। तो आप लोग बताएं, आपको दोनों पढ़ाया है, वाष्प दाब औनमन भी पढ़ाया था, तो वहां भी इस बात पर हमने जोर दिया था। और फिर से वही आप रिलेट करिए यहाँ पर कि जो विलायक होता है, आप सभी जानते हैं कि उसका वाष्प दाब कैसा होता है, उसका वाष्प दाब अधिक होता है। और जो विलयन होता है, चूंकि इसमें हमने विलेय पदार्थ डिसॉल्व कर दिया है, घोल दिया है, इसलिए इसका वाष्प दाब कम हो गया है। ये बात तो आपको क्लियर है, समझ में आ रही है, पहले भी बता चुके हैं, नहीं तो उस वीडियो में देख लीजिए आप लोग। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। इसलिए जैसे ही आप इनको पृथक करते हैं सेमी परमील मेम्ब्रेन द्वारा, वैसे ही क्या होता है, चूंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, विलायक के अणु हैं, उधर जाने लगेंगे। जिस पर भी प्रेशर आप लगाएंगे उधर से विलायक के अणु जाने लगेंगे। तो यही रीजन है इसका। रीजन समझ में आया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है जबकि विलयन का कम होता है। दाब यहाँ ज्यादा है तो विलायक के अणु दाब ज्यादा महसूस करेंगे, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ चले जाएंगे। तो इसीलिए ये होता है, घटना अपने आप होती है। अब अगला क्वेश्चन, यहां भी वही सेम चीज है।
चूंकि ये दोनों ही विलेन हैं, तो ये तनु विलेन है तो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, ये सांद्र विलेन है अपेक्षाकृत, इसका वाष्प दाब कम है। यही रीजन है कि यहां से ही जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। यानी आपको ये पता चल गया कि ऑस्मोसिस के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऑस्मोसिस होती है अपने आप, ये कारण आपको पता चल गया। अब अगली बात करते हैं कि जो यहाँ रीजन हमने समझाया आपको वाष्प दाब वाला, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है और उसको हम इस वाले एग्जाम्पल से ही आपको समझाएंगे कि जैसे हमने बताया आपको विलायक की तरफ से विलेन की तरफ विलायक के अणु जाते रहेंगे, यानी तनु से सांद्र की ओर जाएंगे या शुद्ध विलायक से विलेन की ओर जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि भाई ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब तक जारी रहेगा, क्या इनफाइनाइट टाइम तक। तो आप एक क्वेश्चन बच्चों का आता भी है, मतलब उसका आंसर आता है जब पूछते हैं तो आंसर देते हैं कि सर ऐसा है कि जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है ना, ये आंसर आता है। लेकिन आप सोच के देखो जरा, ये आपका शुद्ध विलायक है और ये विलेन है, क्या कभी दोनों की सांद्रता बराबर भी हो सकती है? कभी नहीं हो पाएगी। ये इसमें विलेय पदार्थ मिला ही नहीं हुआ है और इस विलेन में विलेय पदार्थ तो मिला है। अब इसमें हम कितना भी विलायक डाल दें लेकिन इसमें विलेय तो रहेगा और इसमें तो विलेय है ही नहीं, तो इन दोनों के सांद्रता का कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते, इन दोनों के सांद्रताओं का तुलना नहीं की जा सकती। यानी ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, यानी दूसरे शब्दों में कह लीजिए विलायक कभी विलेन तो हो ही नहीं पाएगा, तो सांद्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये आपका आंसर गलत है कि जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी, ये कहना आपका गलत हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं देना है आपको। ओके, इतनी बात समझ गए। तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा कि ऑस्मोसिस कब तक चलती रहेगी। ठीक है ना, तो इसको समझाते हैं आपको, ऑस्मोसिस कब तक चलेगी। एक दूसरा फिगर हम बनाते हैं ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को समझाने के लिए, ये तो डिफाइन हो ही गया आपका। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया, ये वेसल है और इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब लगा दी, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई, ठीक है ना। और यहां पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, ये हो गया। और यहां तक हमने इसको ये भर दिया गया है पूरा, ठीक ना। यहां पर विलायक भरा हुआ है सॉल्वेंट, तो इस कैपिलरी ट्यूब में भी यहां तक का लेवल होगा। ओके, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट, यानी ये क्या हो गया, विलायक। और इधर आपका विलेन हो गया, विलेन, ठीक ना। और ये समझिए इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, ऊपर की तरफ ये जा सकता है, या यहां पर हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन रख देते हैं, ठीक ना। ये समझ आ रही विलेन। अगर इस एग्जांपल से नहीं आएगा तो दूसरा भी हम समझा देंगे आपको। अब जैसे ही देखिए ऑस्मोसिस, इन दोनों को अलग अलग करेंगे इस एसपीएम के द्वारा, तो जैसे ही अलग करेंगे वैसे ही विलायक के अणु इधर जाना शुरू कर देंगे। शुरू कर दिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो गई। ओके, जैसे ही ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होगी, इस कैपिलरी ट्यूब में जो ये लेवल है ये वाला, ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु इधर जा रहे हैं तो विलायक के अणु कम पड़ रहे हैं, यानी विलायक घट रहा है। जब घट रहा है तो नीचे आएगा तल, जैसे थोड़ा सा पानी लीजिए पी लीजिए तो लेवल नीचे नहीं आ जाएगा, वैसे ही तो यहाँ भी नीचे आएगा। तो आप देख लेंगे और पता चल जाएगा कि अब ऑस्मोसिस हो रही है, ऑस्मोसिस शुरू हो चुकी है। लेवल नीचे आपको पता चल गया ऑस्मोसिस चल रही है, ठीक है ना। अब ऑस्मोसिस एक समय बाद ऐसा आएगा इसमें कि मान लीजिए यहां तक लेवल आ गया और यहां तक आने के बाद आप देख रहे हैं अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गई है, या यूं कह लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई। जितना विलायक के अणु इधर जा रहे थे उतना इधर आ गए, ठीक ना। तो आखिर ये कब रुकी, थ्योरेटिकली आप कैसे जानोगे, किस तरह से, क्या रीजन है इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजन ये है, देखिए ध्यान से। अभी यहां पर क्या है, लेवल ये है दोनों का, और इस लेवल पर
ऑस्मोसिस शुरू हुई, तो जो विलेन में विलायक के अणु आएंगे तो इसका लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक ना, बढ़ा। तो जब लेवल इसका बढ़ेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। कौन सा दाब? द्रव स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू होगा HdC। H क्या है? हाइट है, कितना हाइट पर है ये, और D क्या है? इस डेंसिटी हो गई, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी इधर से आते जा रहे हैं विलायक के अणु, इसका तल बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक बढ़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। और जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये वाला इस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर इक्वल टू HdG, वैसे ही परासरण की क्रिया रुक जाएगी। यानी कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है कि आप जो कह रहे थे कि इसकी कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएंगी तब हो जाएगा, ऐसा ये आंसर नहीं है। आंसर ये है कि जब यहां से विलायक के अणु जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थैतिक दाब बढ़ेगा, और जैसे ही इसका जो वेपर प्रेशर ज्यादा था इसका कम था, इसीलिए प्रक्रिया शुरू हुई। और जैसे इसका वेपर प्रेशर इसके द्रव स्थैतिक दाब के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन आ जाएगी, वैसे ही ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया रुक जाएगी। बात क्लियर हो गई अब? तो ये था ओवरऑल परासरण के बारे में कि परासरण क्या होता है और क्यों होता है, कब रुक जाता है, ये सारी बातें आपको समझाई हमने, ठीक ना। इसी को आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि परासरण की क्रिया कब रुकेगी, परासरण होता क्यों है। ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। अब परासरण की जो प्रोसेस है वो समझ गए हैं, तो अब हम बात करेंगे परासरण दाब की, ठीक ना। तो परासरण दाब देखिए क्या होता है, इसी में समझा देते हैं आपको। कि जैसे मान लीजिए आपको भी हमने समझाया कि जैसे ये हम सेपरेट करेंगे, सपोज करिए यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया है, मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर और नीचे खिसकाया जा सकता है, ये पिस्टन हो गया, ठीक ना। और अब ये मिटा दे रहे हैं, इसका तो काम खत्म है, परासरण दाब आपको समझाना है। और यहां पर सपोज करिए एक प्रेशर गॉज लगी है। प्रेशर गॉज का मतलब दाब मापी, ये दाब मापी लगा दिया हमने जो प्रेशर को मेजर करता है। तो ये डिजिटल भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके के आते हैं। फिलहाल मैंने एक सांकेतिक रूप से ये दाब मापी बना रखा है, ये हो गया दाब मापी, ओके, प्रेशर गॉज। अब जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू होगी आपको पता चल जाएगा, क्यों? इस कैपिलरी ट्यूब में जो विलायक का तल है वो नीचे आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे परासरण की क्रिया शुरू हो चुकी है, ओके, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देना है, यानी पिस्टन को जब हम नीचे की तरफ लाएंगे इसका मतलब हुआ कि हम इस विलेन पर प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, ठीक ना, दाब लगा रहे हैं। तो जैसे ही हम दाब लगाएंगे अब क्या होगा, इस विलयन से विलायक के जो अणु हैं वो इधर जाना शुरू कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। और आपको इतना दबाव लगाना है कि इधर से विलायक के अणु जाएं इधर, तो जब इधर जाएंगे तो इधर लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो आपको फिर दिखेगा कि जो विलायक का तल था वो यहां तक आ गया। तो आपको इतना दाब नहीं लगा देना है कि तल पहले जो था उससे ऊपर निकल जाए, आपको पूर्व स्थिति में ही रखना है। तो इतना प्रेशर लगाइए कि इस जो चैम्बर है, ये कक्ष है, इसमें कैपिलरी ट्यूब जो लगी है उसमें विलायक का जो तल है, लेवल है, वो पूर्व की स्थिति में आ जाए, यानी जब आपने शुरुआत करी थी, ठीक ना। और उससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो जो ये प्रेशर आपने लगाया, इसका मतलब ये प्रेशर क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे रहा है। तो ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ठीक ना, लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब कहां पर लगाया जा रहा है, विलयन पर। तो विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है, ये परिभाषा होगी, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए।
और जो दाब आप लगाएंगे वो इस दाब मापी में आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं, दिखाई पड़ेगा आपको कितना प्रेशर हमने लगाया। ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है, इसका नहीं, विलयन का कहलाएगा। ठीक ना, क्योंकि विलयन ही था जो जिसकी तरफ विलायक के अणु जा रहे थे। तो ये सिंपल सा हो गया परासरण दाब की परिभाषा। आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको। कैसे बड़ा करेंगे परिभाषा? आप परासरण की क्रिया को भी इसमें जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। अगर आपको परासरण समझ में आ गया है तो परासरण को लेते हुए आप डेफिनेशन बनाइए और छोटी हो जाएगी आपकी। दोनों तरीके मैंने समझा दिए आपको। तो ये है परासरण दाब। अब देखिए इसके बाद जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस थे यानी तन विलयनों के लिए वान ठाप ने जो अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया कि ऑलमोस्ट तन विलयनों के लिए जो परासरण दाब है वो सांद्रता और ताप के साथ लगभग वैसे ही परिवर्तित होता है जैसे गैसों के लिए होता है। दाब और वॉल्यूम में संबंध होता है, दाब और ताप में संबंध होता है। अब तो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपने सुना हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, ये वायल और चार्ल्स नियम सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो उससे ये रिलेट करता है काफी कुछ। तो इसीलिए किसी किसी बुक में आपको मिल भी जाएगा कि परासरण दाब के नियम, और दो नियम हैं, वायल वान ठाप नियम बोला जाएगा, एक को बोला जाएगा चार्ल्स वान ठाप नियम। यानी इस पर जो वर्क है वो वान ठाप का है लेकिन उसी से समानता है इसलिए वो ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो पूरा नाम हम लिख लेते हैं। और किसी किसी बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा, केवल परासरण दाब के लॉज होंगे। ठीक ना। तो परासरण दाब के नियम क्या हैं? तो अगर हम देखें तो तन विलयनों के लिए दो नियम हैं परासरण दाब के। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा चाहे तो, और चाहे तो ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। परासरण दाब के नियम। तो पहला नियम जो है परासरण दाब का वो क्या है? वान ठाप ने बताया कि अगर हम सॉल्यूशन जहां पर रखा है टेम्परेचर को मेंटेन रखें, यानी टेम्परेचर को परिवर्तित ना होने दें, ताप स्थिर रखें, तो स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होगा, और परासरण दाब को अगर हम दिखाएं पाई से, तो ये परासरण दाब समानुपाती होगा विलयन की सांद्रता के, सी फॉर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब, मान लीजिए जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया है, सपोज कर लीजिए कि अभी हमने इसमें परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कितना दाब लगाया था? 0.85 एटमॉस्फेयर का दाब लगाया हमने, मान लीजिए। ठीक ना। लेकिन अगर इस विलयन की सांद्रता हम बढ़ा दें, अर्थात इसमें हम थोड़ा सा विलेय पदार्थ और डाल दें, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और तब जब परासरण शुरू होगा और उसको रोकेंगे आप, तो आपको प्रेशर ज्यादा लगाना होगा। मान लीजिए वो कितना लगाया आपकी बार आपने? 90 एटमॉस्फेयर। ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे जैसे आप इस विलयन की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, इसका परासरण दाब भी बढ़ता जाएगा। ठीक ना। तो बात क्लियर हो गई। तो यही ऑब्जर्वेशन था, यही प्रेक्षण था वान ठाप का। उन्होंने एक लॉ के रूप में, एक नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया, जिसे हम परासरण दाब का पहला नियम बोलते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये हो गया रिलेशन। यहां पर क्या चीज रहेगा? टेम्परेचर स्थिर रहेगा, ताप जो होगा वो स्थिर होगा। ओके। अगर इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, देखिए ऐसे, या अभी छोड़ देते हैं इसको, बाद में करेंगे एक साथ। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने बोला कि भाई अगर हम अब की बार कंसंट्रेशन स्थिर रख दें, जैसे ये विलयन है, इसमें जितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है घुला रहने दें, कोई समस्या नहीं। अब की बार हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी हमने
एक टेम्परेचर पर इसका जो परासरण दाब था वो मेजर कर लिया, माप लिया। अब की बार हम क्या करें, ऐसे कक्ष में जाएं जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो हायर टेम्परेचर वाले कक्ष में मेजर करते हैं परासरण दाब, जिससे कि विलयन का ताप बढ़ जाता है, तो परासरण दाब ज्यादा पाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन का परासरण दाब परम ताप के यानी केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसके समानुपाती होता है। तो यहां पर अब की बार क्या स्थिर है, सी स्थिर है, यानी शांता स्थिर है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों लॉस को हम मिला दें। ये हो गया 1/2 का फर्स्ट लॉ और ये हो गया सेकेंड लॉ। अब दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि यहाँ भी परासरण दाब कंसंट्रेशन के और वही परासरण दाब टेम्परेचर के। तो इक्वेशन 1, 2 इसको अलग अलग लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सी टी के। ओके, अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपात का जो चिन्ह है उसको हम हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल करने पर, तो ये हो जाएगा आर सी टी। ओके, आर ये वही है गैस स्थिरांक, हो सकता है इसका नाम किसी किसी बुक में विलेन स्थिरांक भी लिख दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, वैल्यूज एक ही है। अगर आपने गैस स्थिरांक की वैल्यू याद कर रखी है तो सेम वही वैल्यू इसकी भी होगी। किसी किसी बुक में ये सिंबल एस भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना याद रखें कि ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, नहीं विलेन स्थिरांक है, और इसका मान सेम वही है जो गैस स्थिरांक का होता है। ठीक ना, तो ये हो गया। इसको हम रीअरेंज कर लें। अगर रीअरेंज करें तो क्या करना है, हमको सी को थोड़ा पहले ले लेना है, तो सी इधर हो गया, आर बीच में आ गया, ये इस तरह से। ठीक ना, मतलब नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, गलत हो जाएगा आपका, बस कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन मिला हमको, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसंट्रेशन और इस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर के प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये क्या होती है आपको पता है कि एकांक आयतन में, विलयन के एकांक आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है वही सांद्रता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि C के प्लेस पर N/V रख लेते हैं। क्या रख लें, N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या और उसका आयतन विलयन का। तो ये हो गया सांद्रता का व्यक्त करता, तो C के प्लेस पर ये आ गया इंटू R इंटू T, ये हो गया। अगर हम ताप स्थिर रख दें और R जो है ये कांस्टेंट है ही है, तो जो पाई होगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो N/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक ना, मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा कि ये N/V हो जाएगा। स्थिर ताप कर दें और ये कांस्टेंट है ही है, इसको हटा के फिर हम यहाँ पर क्या लगा दें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये रिलेशन आता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कणों की संख्या पर परासरण दाब भी निर्भर कर रहा है एक इकाई आयतन में। यानी आयतन अगर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स और आयतन मतलब विलयन का आयतन समान है अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स उनके सेम होंगे तो परासरण दाब भी सेम होगा, और अगर वो डिफर करेगा तो डिफर हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कि कौन सा विलेय पदार्थ आप घोल रहे हैं, उसमें चीनी घोल रहे हैं या फिर यूरिया। ओके, तो ये प्रूव कर देता है कि परासरण दाब भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो संख्या पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो समझाने के लिए बीच में हमने कर दिया कि आप मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन बन ही जाए कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा और यही बातें जो हमने कही हैं ये बतानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब इसको, इस इक्वेशन को और हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक मतलब इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं अब इसके आगे का, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स को अगर हम ब्रेक करें तो होता है मोल्स इज इक्वल टू मास अपन मोलर मास, यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान विलेय पदार्थ का। तो द्रव्यमान को
हम स्मॉल w से दिखाते हैं और मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से दिखाते हैं, और आयतन नीचे है ही है, इंटू v हो गया, RT आपका लिखा हुआ है। तो ये एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विलेय पदार्थ का मोलर मास आ चुका है। इसका मतलब है कि इस अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का, यानी मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक अणुसंख्य गुणधर्म था, और उसकी हेल्प से हमने ये डिटरमाइन कर लिया या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि हेडिंग हमने डाली थी ना कि अणुसंख्य गुणों से हम मोलर मास का, यानी परमाणु उसके मोलर द्रव्यमान का विलेय पदार्थ के उसका निर्धारण करेंगे। तो ऑलमोस्ट चारों फार्मूले में आपने देखा होगा कि उसका मोलर द्रव्यमान जरूर आ रहा है, यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब इससे भी हम निर्धारण कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसमें एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, कि जो ये आर की वैल्यू है, यहाँ पर गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ के जब न्यूमेरिकल को आप पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट्स देखते चलेंगे। अगर मान लीजिए परासरण दाब को मेजर किया गया है, मापा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दाब में, और टेम्परेचर आपका केल्विन में है, वॉल्यूम आपका लीटर में है, तो जो आर की वैल्यू आपको लेनी है वो है 0.0821, और सब कुछ अगर MK सिस्टम में है, यानी इसका जो दाब का मात्रक होता है, ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया गया है। टेम्परेचर तो केल्विन में रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है आपका मीटर क्यूब में है, तो ये MK सिस्टम हो गया, और इसमें तब R की वैल्यू हो जाएगी 8.314। ये बहुत ध्यान रखना है। अब कभी कभी ये वॉल्यूम आपको ml में दे दिया जाएगा, ठीक ना, तो जब ml में दे दिया जाए लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हो, तो आप ml को लीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा, और आप R की वैल्यू ये वाली पुटअप कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल लगाने में। तो ये विशेष ध्यान देना है यूनिट का, किस यूनिट में कौन है, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स में गलतियां ना हो। बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इनके कारण, तो वो ना होने पाए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। एक्सप्रेशन से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मोलर द्रव्यमान का निर्धारण, विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आता है, ये तो हो गया एक्सप्रेशन हमको मिल गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितने तरीके से, कौन कौन सी वैल्यूज हमको गिवन होंगी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर हमको सीधे कंसंट्रेशन दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमको मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई इतने वॉल्यूम में या बिलियन का इतना आयतन हमारे पास है, उसमें 10 ग्राम या 25 ग्राम सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ मौजूद है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लगाएंगे। ओके, तो ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, इन्हीं सबसे लग जाएगा आपको न्यूमेरिकल। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, कभी कभार पूछा भी गया है, कि अगर आपने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है और चारों से हम मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं, ओके, तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा गया भी है कुछ बोर्ड्स में, CBSE वगैरह बोर्ड में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने पढ़ा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक ना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और ये फोर्थ है परासरण दाब। तो इन चारों में से सबसे सुटेबल जो होता है वो परासरण दाब ही है, क्योंकि ये बहुत आसानी से, मतलब आप रूम टेम्परेचर पर घर में या आपके पास ऑपरेटस है तो कर सकते हैं, उसमें किसी हीटिंग की जरूरत नहीं, गर्म करना नहीं पड़ेगा आपको। जबकि आपका जैसे मान लीजिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे क्वथनांक वाला हम बात करें, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अगर आप निकालते हैं तो उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जैव अणु हैं, जैसे प्रोटीन हैं, पॉलीमर्स हैं, ठीक ना, ये सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर इनको ज़्यादा हीट कर दिया तो ये ब्रेक हो जाते हैं, स्टेबल नहीं होते हायर टेम्परेचर पर। तो क्वथनांक उन्नयन जो अणुसंख्य गुणधर्म है, ये इनके लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स के मोलर मास के निर्धारण के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। इसी तरह से हिमांक अवनमन वाला भी बहुत सुटेबल नहीं होता, वहां भी टेम्परेचर का ही
रोल है। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी उतना सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि जो उसके मैग्नीट्यूड होते हैं बहुत कम होते हैं। यानी जो सोल्यूशन है, फिर आपने जो विलायक है, उसके बाद फिर आपने सोल्यूशन बनाया डाइल्यूट सोल्यूशन, तो उन दोनों के जो परिमाण हैं बहुत कम होते हैं, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए उससे भी अपेक्षित रिजल्ट हमको बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। ठीक ना। तो सबसे सुटेबल मेथड कौन होता है मोलर मास के डिटरमिनेशन के लिए? ये होता है परासरण दाब। और इसकी सहायता से बहुत आसानी से, और यूं कहिए कि प्राथमिकता के तौर पर इसी मेथड का यूज किया जाता है जब हमको किसी जैव अणु जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब के मोलर मासेस को पता लगाना हो या उसका कैलकुलेशन करना हो एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से, तो हम इसी का सहारा लेंगे। इसमें कोई हीटिंग नहीं है, केवल सॉल्यूशन को भरना है। अब चूंकि हम प्रेशर लगाएंगे, इसलिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में थोड़ा भी अंतर हम रखेंगे, तब भी प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसका परिमाण होता है, वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए कैलकुलेशन वगैरह में कोई समस्या नहीं आती है और रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि भाई हम हीट तो कर नहीं रहे हैं, तो जो हमारे जैव अणु हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, ये चूंकि ताप पर क्या होते हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो अनस्टेबल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये बिना ब्रेक हुए बने रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और हमको एक्चुअल में इनका मोलर मास पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये एडवांटेज है परासरण दाब से मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान के निर्धारण का। ओके। अब 2-3 टर्म इसमें और हैं, हम उनकी बात करते हैं। जैसे आता है एक समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, ठीक ना। ये क्या होता है? इसकी इंग्लिश होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से एक है अल्प व अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन, ठीक ना। तो कुल मिला के 3 पद और हो गए जिनको आपको समझना है। तो इसको बोलते हैं हाइपो, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक। पूरा नहीं लिखा हमने, अल्प परासारी यहां हो जाएगा, अति परासारी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन सारे टर्म को समझिए। तो ये तो अपने नाम से ही पता चल रहा है समपरासारी, मतलब ऐसे विलयन, ऐसे 2 विलयन, 3 विलयन जो भी हो, अगर उन सभी के परासरण दाब समान हो तो उनको हम क्या कहेंगे? समपरासारी विलयन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है और एक सॉल्यूशन ये भी है, ठीक ना, एक सॉल्यूशन ये भी है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, मान लीजिए 1-1 लीटर है, और दोनों में हमने 1 लीटर, सॉरी 1 मोल, इस वाले में हमने शुगर डाल दिया, चीनी डाल दी, और इसमें 1 मोल यूरिया डाल दिया हमने, ठीक ना, यूरिया। तो ये दोनों ही विलयन का परासरण दाब समान पाया गया। तो जब समान पाया गया तो इसका मतलब ये दोनों विलयन क्या हो गए? समपरासारी हो गए। ओके। तो इनका नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सेम है। इसका मतलब एक चीज और निकल गया कि जो समपरासारी विलयन होते हैं उनके मोलर सांद्रण आपस में समान होते हैं। यानी अगर इसका, ये दोनों आपस में क्या है? समपरासारी हैं, तो इनके लिए N/V, अगर इसको 1 से दिखाएं तो N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 हो जाएगा। तो दोनों के जो मोलर सांद्रण है, ये मोलर सांद्रण बोला जाता है, दोनों का समान हो जाएगा। इनके परासरण दाब भी समान होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, अभी पढ़ाया था, इसमें लिखा भी है कि परासरण दाब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। तो जब दोनों का परासरण दाब सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन समान होगी, और कंसंट्रेशन समान होगी तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं N/V से। तो इसका N/V जो रेशियो होगा वो इसके N/V के रेशियो के इक्वल होगा।
तो अगर इस तरह का रिलेशन आपको पता रहता है तो आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं इस पे जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। कि मान लीजिए 2 विलेन आपको दे दिए गए, यही दे दिया गया, यहाँ पर यूरिया, ये आपको नहीं बताया गया कि कोई और 1 मोल डाला गया है, लेकिन इसके डालने से दोनों विलेन समपरासारी हैं। तो इस जो विलेय पदार्थ है इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ठीक ना। तो इससे आप पता लगा सकते हैं इस रिलेशन से कि समपरासारी है। तो जब न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करेंगे तो इस पर वेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लगवाएंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समपरासारी समझ गए होंगे कि जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं वो समपरासारी विलयन होते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो 1 मोलर सॉल्यूशन किसका, चीनी का, और 1 मोलर सॉल्यूशन यूरिया का, दोनों समपरासारी होंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। अब अगला टर्म डिफाइन करें, अगर अल्प व अतिपरासारी, इसका क्या मीनिंग होता है। तो अल्प से भी समझ में आ रहा होगा कि अल्प का मतलब कम और अति का मतलब होता है ज्यादा, ठीक ना। तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन में से, अब ये हम इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, ये 2 सॉल्यूशन है, और ये जो है 2m सॉल्यूशन है शुगर का, और ये 5m सॉल्यूशन है शुगर का ही। कहने का मतलब इसमें 1 लीटर में 5 मोल चीनी पड़ी है, 5 मोल, और इसमें 1 लीटर में 2 मोल चीनी पड़ी हुई है। तो इसको 2m सॉल्यूशन, इसको 5m सॉल्यूशन बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों सॉल्यूशन में चूंकि इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो इसकी सांद्रता कम है इसलिए इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यानी प्रासरण दाब होगा वो कम होगा, और इस वाले का ज्यादा होगा, इसकी सांद्रता ज्यादा है। एक ही ताप पर दोनों रखे गए हैं, एक ही कमरे में रख दिए गए, तो ताप स्थिर है, समझिए, ठीक है ना। जो चेंज यहां आएगा उसके ये भी आएगा। तो इन 2 विलयनों में से इसका कम है परासरण दाब, तो इसको बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन। और इसका है ज्यादा, इसका परासरण दाब ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो परासरण दाब भी ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे अति परासारी विलयन। तो जब आप परिभाषित करें, लिखें, अपना नोट्स बनाएं, तो आप हेडिंग डाल करके इस तरह से लिख लीजिएगा कि 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी, और जिसका ज्यादा होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो कंफर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देना हो तो आप इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी समझ अच्छी होगी तो आप सॉल्यूशन दिया जाएगा, पहचान भी लेंगे कौन अल्प परासारी है, कौन अति परासारी है, ओके। तो ये हो गया, 3 टर्म आपके पूरे हो गए। अब इसमें एक और प्रोसेस आता है, जैसे हमने परासरण की क्रिया बताई थी आपको, तो उससे संबंधित है, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, ज़्यादातर ये बायोलॉजी में चला जाता है, फिर भी आप 2 टर्म है इसी से रिलेटेड हैं तो सुन लीजिए। वो 2 टर्म कौन से हैं, एक है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। तो परासरण में ही हमको बता देना चाहिए था, लेकिन इसका चूंकि टॉपिक है नहीं बहुत ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अंतः परासरण यानी एंडोस्मोसिस, और दूसरा हो जाएगा एक्सॉस्मोसिस यानी बाह्य परासरण। बाह्य परासरण यानी एक्सॉस्मोसिस, ठीक है। तो ये दोनों टर्म किसी निकाय के लिए हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक निकाय है, ठीक ना, और इसको हमने कहीं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में रख दिया है, ये, ठीक ना। जैसे आप चना भिगाते हैं तो जो चने का एक एक कण है वो समझिए एक निकाय हो गया, तो चना ये पानी में पड़ गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या होगा इसमें, चने में चने के अंदर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो पानी के अणु हैं, वो उसके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से हो करके अंदर जाएंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो चना जो आपका सिकुड़ा हुआ होता है वो सुबह देखेंगे तो अब स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि निकाय के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऑस्मोसिस क्रिया के दौरान,
इसलिए इसको नाम देंगे अंतःपरासरण, इंडास्मोसिस। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए रिवर्स हो जाए कि इस निकाय से बाहर निकल आए, जैसे मान लीजिए कि हम ग्रेप्स है, अंगूर, अंगूर को हम नमक के विलयन में शुगर सॉल्यूशन में रख दें तो अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो रस है उसमें पानी भी है, तो सॉल्वेंट यानी पानी वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो अंगूर आपका कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने पर कुछ इस तरह का शेप ऐसे बन गया मान लीजिए। तो इस प्रक्रिया के दौरान हुआ क्या, बाहर आया ना सॉल्वेंट, तो ऑस्मोसिस की क्रिया बाहर की तरफ हुई, निकाय से बाहर चला गया, तो इसीलिए इसको नाम देंगे बाह्य परासरण। ठीक ना। तो चने को भिगाने पर उसका स्वेल कर जाना, उसका फूल जाना, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अंतःपरासरण का। और अंगूर को या उस चने को ही आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख दीजिए बाहर, नमक के सॉल्यूशन में, तो फिर उसे सिकुड़ जाएगा। तो इसका यानी अंगूर का नमक के विलयन में रखने पर सिकुड़ जाना, ठीक ना, पिचक जाना, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, बाह्य परासरण का हो गया, एक्सॉस्मोसिस का हो गया। ठीक है। तो ये दो टर्म और थे, उनको समझा दिया आपको। तो ये था ओवरऑल चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी चारों अणुसंख्य गुण धर्म आपके समाप्त होते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये है व्युत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत प्रचलन में है ये नाम, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया है आरओ। ठीक ना। लोगों के घरों में अब काफी देखे जा रहे हैं, आरओ लगा होता है, उससे वाटर फिल्टर करते हैं। ठीक ना, वाटर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझेंगे इसमें कि आखिर ये प्रोसेस क्या होती है रिवर्स ऑस्मोसिस और कितना ये हमारे लिए लाभदायक है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको। अगला टॉपिक जो आपका परासरण से ही संबंधित है, परासरण दाब से ही संबंधित है। अब यहाँ पर जो परासरण की क्रिया आपने समझी थी उसका व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है, तभी नाम पड़ा इसका रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो ऑस्मोसिस को एक बार हम बता दें यहाँ जल्दी से। तो मान लीजिए ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, यानी प्योर विलायक है, शुद्ध विलायक। ठीक ना। और ये विलयन है, पीछे भी बताया भी था आपको, ये विलयन हो गया। तो परासरण में क्या होता है कि विलायक के अणु सीधे यहाँ जाना शुरू कर देंगे, अपने आप स्पॉन्टेनियस फ्लो हो जाएगा, यानी इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु विलयन की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी क्रिया को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस, यानी परासरण कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें जो आरओ मशीन होती है आपकी, जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, वाटर का शुद्धिकरण होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें इस प्रोसेस को रिवर्स कराया जाता है, यानी ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो किधर से किधर कराई जाती है, क्योंकि अपने आप तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन है आपका, और सॉल्यूशन में भी विलायक के अणु मौजूद हैं, तो विलायक के अणुओं को इधर भेजा जाएगा। तो आपने पढ़ा है ये क्रिया तो अपने आप होने से रही, अपने आप होगा नहीं, क्योंकि विलयन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है और विलायक का ज्यादा होता है, तो अपने आप विलायक के अणु इधर नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस विलयन पर हम एक पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे। तो जो आपके यहाँ मशीन मान लीजिए लगी है आरओ मशीन, तो उसमें एक पिस्टन भी होता है और वो बिजली से चलता है, तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो विलयन पर प्रेशर लगाता है। ठीक ना। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में और एक सामान्य रूप में थोड़ा सा उसका भी फिगर बनाएंगे, समझाएंगे आपको। तो रिवर्स ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस जो नॉर्मल होती थी उसको अगर आप उलट दीजिए विलयन पर प्रेशर लगा करके, तो क्या होगा इसमें कि विलयन से विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेंगे। तो इस घटना को नाम देंगे हम व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस इंग्लिश में। ठीक ना। तो ये क्रिया होगी रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो वास्तव में जो आपके घरों में मशीन है, अगर उसका एक रफ डायग्राम बनाए तो उसमें क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपको वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो जो आपके घरों में ऊपर टंकी लगी होती ना, वाटर टैंक, वहां से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें पानी आता है। मान लीजिए किचन में सिंक है, वहां से कनेक्ट कर दिया गया। तो आप सपोज करिए यहाँ पर कनेक्शन हो गया, ये सिंक से कनेक्टेड हो गया। ओके, ये टैंक से आ रहा है पानी, टैंक से कैसा है, अशुद्ध है ये, मतलब आपकी भाषा में अशुद्ध है, जिसको आपको शुद्ध करना है। ठीक ना। यहाँ इकट्ठा हो रहा है इस चैम्बर में,
और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ इस टैंक में क्या होगा, स्टोर होगा शुद्ध जल, ठीक है। तो ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर भर देते हैं और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वाटर यहाँ आ जाए, लेकिन जैसे आ जाएगा इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम होगा, तो अपने आप यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी, आगे अब रुक जाएगी। यानी यहाँ टैंक में पानी भरा रहेगा लेकिन इधर आएगा नहीं, ठीक ना। तो हमको करना क्या है, फिर पिस्टन से हम इस विलेन पर प्रेशर लगाएंगे। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। मान लीजिए जो आपका ये अशुद्ध जल है जिसमें बहुत सारे साल्ट वगैरह डिजॉल्व हैं, लवण घुले हुए हैं, ये विलेन हो गया आपका, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल यानी जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर यहाँ एकत्रित होना शुरू कर देंगे। आप प्रेशर लगाते रहेंगे, यहाँ पर एकत्रित होना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टोर होता रहेगा टैंक में पानी, और बाद में आप टैप को खोल करके आवश्यकता अनुसार अपने लिए जल एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जरा इधर सोचिए इस चैम्बर में कि अगर यहाँ पर टैंक से पानी आया, हमने प्रेशर लगाया, जल के अणु, केवल जल के अणु यहाँ आ गए, और जो इसमें तमाम लवण घुले हुए थे जिनको हमको हटाना था, वो सारे लवण हमारे लिए, जीवन के लिए लाभदायक भी तो होते हैं। तो जब हम इस तरह का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो मैक्सिमम साल्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। अब वो सारे साल्ट, सारे लवण अगर यहाँ जमा होंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए आपके मशीन में ही एक और पाइप लगा होता है, इस तरह से सिंक में उसको डाल दिया जाता है, यहाँ से लगातार जल निकलता रहता है। वो कौन सा जल होता है कि जो टैंक में गया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद जितने इसमें से फिल्टर हो गए यहाँ आ गए, बाकी जो शेष बचा वो यहाँ आ गया, ठीक ना। तो अगर ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 1:10 का रेशियो हो जाता है कि अगर हम 1 बूंद शुद्ध कर रहे हैं तो 10 बूंद खराब कर रहे हैं। एक तो ये नुकसान है इसका आरओ का। तो इसमें ये हुआ प्रोसेस कि यहाँ इकट्ठा हुआ था साल्ट और उसको हमको निकालना पड़ा, नहीं निकालेंगे तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर यहाँ पर बहुत लगाना पड़ा तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने के भी चांसेस हैं, ठीक ना, ये फट सकती है। इसीलिए यहाँ से हमको साल्ट को जो बचा हुआ है उसको निकालना पड़ता है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर आपके यहाँ लगी है तो उसमें लगातार वाटर निकलता रहता है। यहाँ ड्रॉप वाइज आता है और यहाँ पर लगातार निकलता रहता है। तो विचार करिए तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की जो है क्षति होती है, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ वो वास्तव में आवश्यकता है, बहुत जगह ऐसी है जहाँ वास्तव में आवश्यकता नहीं है, अज्ञानता है वहाँ पर, और लोग शौकियन तौर पर भी लगा लेते हैं। तो आप प्लीज़ कभी अगर समझ गए हो तो इस तरह की घटना ना करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। जहाँ पर लवण की बहुत अधिकता है, अगर उसको हम पी लेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो वहाँ के लिए फिल्टरिंग प्रोसेस है, आरओ सिस्टम। नॉर्मल जहाँ पर आप बरसों से पीते आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं थी, तो वहाँ पर शौकिया तौर पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस, और थोड़ा सा आपको बताया जो आरओ की फंक्शनिंग होती है उसके बारे में। और इसमें और भी तमाम चीज़ें सेट करी जाती हैं, जैसे ये जो वाटर यहाँ से फिल्टर होके जा रहा है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर एक चेम्बर और होगा, उसमें यूवी लाइट डाल दी जाती है। तो बोलते हैं कि यूवी लाइट से इसको ट्रीट कर दिया गया तो बैक्टीरिया वगैरह कुछ और हो तो वो भी डेड हो जाए। इस तरह का प्यूरिफिकेशन तमाम किया जाता है, या पहले कर लेंगे यहाँ पर कि बैक्टीरिया पहले ही मर जाए तब फिल्टर करें। तो जैसे टेक्नोलॉजी हो अपना उसमें, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारे प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो मेनली जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ से था, रिवर्स ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस ऐसे हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के हमने रिवर्स कर दिया, यानी विलेन से ही विलायक के अणुओं को शुद्ध विलायक की तरफ भेज दिया, ठीक ना। तो इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहता है। तो साल्ट जो ज़्यादा होते, जैसे समुद्र का जल है, तो वो पीने के योग्य तो बहुत नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं कि इस मेथड से प्यूरिफाई करके और फिर बाद में उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में साल्ट को डिजोल्व करके हम उसको पी सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेनली वहाँ के लिए संभवतः ये विधा रही होगी, बाद में इसका विस्तार हो गया, खैर इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब तो बच्चों, आप लोगों ने अब व्युत्क्रम प्रसरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ ली, समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट है, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान।
ठीक है ना। ये क्या चीज होता है और क्यों आता है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है NaCl, ठीक ना, NaCl है ये। और NaCl का जो नॉर्मल मोलर मास है, यानी जो इसके हम एटॉमिक मासेज हैं उसको ऐड करके जो निकालते हैं, जो आप निकालना जानते भी होंगे, कि इसका एटॉमिक मास हो गया 23 और इसका हो गया 35.5, तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 58.5 आ गया। ओके, तो ये NaCl का हो गया नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मान लीजिए आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, 1 मोलर 2 मोलर सॉल्यूशन जो भी बनाया आपने, इसका 1 m NaCl सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और NaCl सॉल्यूशन बना करके आपने जो प्रोसेस है मेजर करने की, मापने की, तो मान लीजिए आपने इसके अणुसंख्य गुण 4 है ना, उन चारों में से मान लीजिए परासरण दाब का निर्धारण कर लिया आपने। तो इसका परासरण दाब आपने निकाल लिया, और जब निकाल लिया तो आपने उस सूत्र से इसके मोलर द्रव्यमान की गणना करी। तो आपने सूत्र लगाया π=N/V/RT, ये फार्मूला। तो चूंकि आपने निर्धारण किया है परासरण दाब का, तो आपको परासरण दाब मिल गया। और सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl डिजॉल्व है 1 लीटर में, तो यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा, यहाँ 1 लीटर हो जाएगा। R की वैल्यू और किस ताप पर ये परासरण दाब निर्धारण किया, T, वो आप रख देंगे वैल्यू। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ से आपने इसमें 1 मोल डिजॉल्व किया था, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मोल को चेंज कर लें, मास अपान मोलर मास कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मोल के बजाय ग्राम में डिजॉल्व कर दें। आप वैसे करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है उसमें। मान लीजिए हमने 2.45 ग्राम इसमें डिजॉल्व किया था, ठीक है ना। तो 2.45 ग्राम NaCl हमने इसमें डिजॉल्व किया है, और हम चाहते हैं इस परासरण दाब निर्धारण करें और परासरण दाब निर्धारित करके उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लें। तो जब आप परासरण दाब निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट से, तो वैल्यू यहाँ सारी पुटअप कर देंगे। विलयन का आयतन कितना है, इसका द्रव्यमान 2.45 यहाँ रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, और ये निकल आएगा। तो ये जो आपने अणुसंख्य गुणों की सहायता से मोलर द्रव्यमान निकाला NaCl का, वो भी कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, 58.5 आना चाहिए। लेकिन NaCl के केस में हमको ये नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये मोलर द्रव्यमान जो NaCl का हम इसके द्वारा निर्धारित करेंगे, और जो नॉर्मल वाला ये है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों में अंतर आता है। तो जो ये अंतर आया, यानी जो हमको नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा या कम मोलर मास प्राप्त होता है, किसके द्वारा, अणुसंख्य गुणों के द्वारा निर्धारित मोलर मास से, इसे ही हम कहते हैं अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। तो बात क्लियर हो गई कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का जो उसका सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी जो अणुसंख्य गुण हैं उनके आधार पर अगर हम मोलर द्रव्यमान की तुलना करें या गणना करें, तो वो या तो कम पाया गया या ज्यादा पाया गया। ऐसे केसेस में जो कम या ज्यादा अणुभार हमको मिला या मोलर द्रव्यमान जो हमको मिला, उसी को हम नाम क्या देते हैं कि ये अपसामान्य है, यानी सामान्य से कुछ अलग है, तभी नाम पड़ा अपसामान्य, ठीक है ना। तो ये बात पूरी समझाई, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने परासरण दाब का एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कोई अननोन सोल्यूट है और उसको आप सॉल्यूशन बना करके उसका क्वथनांक उन्नयन निकाल लीजिए, और उस फार्मूले की सहायता से, डेल्टा टी वी KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। उसमें भी मोलर द्रव्यमान निर्धारण कर लीजिए, और मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने पर कुछ केसेस में तो ठीक ठाक पाया गया, बिल्कुल वैसे ही रहा, और कुछ केसेस में जो सामान्य अणुभार था उससे कम या ज्यादा पाया गया। तो जो कम या ज्यादा हो जाता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो परिभाषा लिखनी मान लो हो तो ऐसे लिख दीजिएगा कि जो अणुसंख्य गुणों के आधार पर,
यानी जो एक्सपेरिमेंट से हमने अणुभार का निर्धारण किया वो पदार्थ के सामान्य अणुभार से या मोलर द्रव्यमान से भिन्न पाया गया, इसे हम कहेंगे अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ये अपसामान्य अणु भार या मोलर द्रव्यमान क्यों आता है और किन केसेस में आता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ये अपसामान्य जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो मुख्यतः किसके केसेस में आता है, विद्युत अपघट्ट के केसेस में आता है। विद्युत अपघट्ट यानी जब आप ऐसे सॉल्यूशन बनाएं जिसमें आपने अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट डाल रखा हो, जैसे NaCl, ठीक ना, NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ऐसे आयनिक यौगिकों को आपने खोला है तो ये विद्युत अपघट्ट है। चीनी और यूरिया, ग्लूकोज ये सब घोलते हैं तो ये विद्युत अनपघट्ट हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया था आपको उसमें एक शर्त ये हमने रखी थी कि हम किस टाइप का विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्ट, यानी जो घुलने के बाद ना तो वियोजित होंगे और ना दो मिलकर एक हो जाएंगे, यानी संगुणित भी नहीं होंगे। ठीक ना, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब इसमें देखा गया कि जैसे मान लीजिए हम विद्युत अपघट्ट को डिसॉल्व करते हैं तो ये वास्तव में NaCl का एग्जाम्पल अगर हम लें तो NaCl हम क्या कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई ठीक है मैं 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर रहा हूं, 1 मोल NaCl इसमें घोल रहा हूं। तो अगर हम 1 मोल NaCl घोले हैं तो उसके आधार पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो तो ठीक ठाक आएगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो 1 मोल NaCl को जब हमने घोला पानी में तो ये इसमें घुल करके क्या हो गया, ये वियोजित हो गया और वियोजित होके Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया और ये दोनों ही आयन एक कण की तरह बिहेव करते हैं, कण की तरह व्यवहार करते हैं विलयन में। तो इसका मतलब हमने डिसॉल्व किया 1 मोल NaCl, लेकिन जो विलयन है वो इस तरह से व्यवहार करेगा जैसे उसके अंदर 2 मोल कण पड़े हों। क्यों? क्योंकि अंदर जाके NaCl 1 मोल से 2 मोल बन गया, 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस का। तो आपको बताया भी था कि अणुसंख गुण का किससे मतलब है, कणों की संख्या से। तो चूंकि अंदर विलयन में कणों की संख्या देखिए बढ़ गई, तो जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो विलयन का अणुसंख गुण है वो भी बढ़ जाएगा। अगर क्वथनांक का निर्धारण हम कर रहे हैं तो क्वथनांक उन्नयन ज्यादा आएगा, परासरण दाब ज्यादा आएगा। और जब ये अणुसंख्य गुण बढ़ जाते हैं, इनका मान बढ़ जाता है, तो मोलर द्रव्यमान का निर्धारण अगर करेंगे उस सूत्र की सहायता से एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो आपका मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक ना, अलग भी हो जाएगा और उसको अगर आप बोलना चाहें कि कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो आप कह सकते हैं वो कम हो जाएगा। तो जब कम हो गया तो इसका मतलब एबनॉर्मल हो गया, सामान्य जैसा नहीं रहा। ठीक है ना, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि अब सामान्य अणु मोलर द्रव्यमान क्यों मिला, क्योंकि विद्युत अपघट्ट विलयन में जाके वियोजित हो जाते हैं और कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे हैं जो विलयन में जाके संगुणित हो जाएंगे। संगुणित का मतलब होता है कि अंदर 2 मिलकर के 1 हो जाए। जैसे एस्टिक एसिड या बेंजोइक एसिड आप डाल दीजिए, ये है एस्टिक एसिड। अगर हम इसके मान लीजिए 10 मोल को घोल रहे हैं, 10 कण हमने डाले अंदर, ये पानी है और इसके हमने कितने कण डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। चलिए, तो इसमें 6 पार्टिकल हमने डाले, तो वास्तव में अंदर जाके क्या हो जाएंगे, ये 3 बन जाएंगे। क्यों? इसमें 2 एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने को हम बोलते हैं संगुणन। क्या कहते हैं? संगुणन। तो 6 थे, ये 3 हो गए। तो इसका मतलब यहां पर चूंकि अंदर जाने पर जो हमने एस्टिक एसिड को डाला तो अंदर यानी बाहर तो हमने 6 कण लिए थे, अंदर जाके वो सिर्फ 3 कण रह गए। तो ये इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे इसमें 3 कण मौजूद हों। तो इसका मतलब जो अणुसंख्य गुणधर्म का हम निर्धारण करेंगे वो हमारा घट जाएगा, और जब ये घट जाएगा तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक ना।
तो जो एसिटिक एसिड का सामान्य अणु मोलर द्रव्यमान है उससे कहीं जो है ज्यादा मोलर द्रव्यमान यहाँ पता चलेगा अगर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसके मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करें तो। ठीक है ना। तो दोनों ही स्थितियों में हमको अलग अलग मोलर द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो विद्युत अपघट्य हैं अर्थात जिनका वियोजन हो रहा है या जिनका संगुणन हो रहा है वो हमको अब सामान्य मोलर द्रव्यमान दिखाते हैं। ठीक है ना। तो पूरी बात समझ में आ गई कि अब सामान्य मोलर द्रव्यमान होता क्या है, क्यों होता है, क्यों मतलब मिलता है हमको एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो उसका रीजन क्या बताया कि इसलिए मिलता है क्योंकि विद्युत अपघट्य वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। अगर वियोजन हो जाएगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो वास्तव में जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो एक्सपेरिमेंट में अणुसंख्य गुण बढ़ा हुआ मिलेगा, अणु द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा। अगर संगुणन हो गया, दो से दो मिलकर एक बन गए, तब भी डिफरेंट आएगा। तो दोनों स्थितियों में यही होता है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, ठीक ना, कि हम वही फार्मूला यूज करें लेकिन जो हमारा अब सामान्य अणुधर्म जो मोलर मास है वो अब सामान्य ना आए, सही सही आए, एकदम ठीक ठीक आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे वान ठाव, उन्होंने एक फैक्टर कहा कि एक फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसे हम नाम देते हैं वान ठाव फैक्टर। तो वान ठाव फैक्टर होता क्या है। वान ठाव फैक्टर वास्तव में एक रेशियो है, एक अनुपात है। तो पहले हम सीखते हैं वान ठाव फैक्टर क्या है और फिर कैसे उसकी हेल्प से हम सारे अणुसंख्य गुणों को ठीक ठीक और मोलर द्रव्यमान का ठीक ठीक निर्धारण कर सकते हैं, चाहे हम विद्युत अपघट्य डालें या विद्युत अनपघट्य डालें। ठीक है ना। वान ठाव गुणक, अगला टॉपिक ये हम लिख देते हैं वान ठाव गुणक यानी वान ठाव फैक्टर। वान ठाव फैक्टर तो ये क्या होता है। वान ठाव फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई से दिखाएंगे। ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो सकता है, कई तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ना। तो तीन तरीके हम लिख रहे हैं, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल हो। तो यहां पर अगर हम अणुसंख्य गुणों का बात करें उसके आधार पर, तो यहां पर हो जाएगा कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, प्रेक्षित किया है, यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो अणुसंख्य गुणधर्म का निर्धारण किया है। ठीक ना। यानी आपने पदार्थ को घोला, विलयन बनाया, उसका आपने परासरण दाब निकाला, जो भी कुछ निकाला वो। ठीक ना। तो यहां पर हो गया प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म यानी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रेक्षित हो गया। और एक हो गया कैलकुलेटेड, ये हो गया ऑब्जर्व्ड अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण। ठीक ना। और इधर नीचे क्या हो गया कैलकुलेटेड, माने परिकलित, परिकलित जो सिर्फ गणना कर देगी, जो हमने डिसॉल्व किया था जितना सब्सटेंस वही वैल्यू हमने पुटअप करी, अणुभार उसका निकाल लिया या अणुसंख्य गुण उसका निकाल लिया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये परिकलित है यानी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड अणुसंख्य गुण। ठीक है ना। ये हो गया। तो आप वान ठाव गुणक को परिभाषित कर सकते हैं कैसे कि वान ठाव गुणक प्रेक्षित अणुसंख्य गुण और परिकलित अणुसंख्य गुण का अनुपात होता है। क्या तरीका हो गया। अब आई इक्वल टू और क्या हो सकता है, यहां पर आप लिख लीजिए सामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी पदार्थ का जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन जो एक्सपेरिमेंट से आपने कैलकुलेट किया यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। उलट गया ना, यहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के अपोजिट होता है। तो यहां देखिए प्रेक्षित अणुसंख्य गुण ऊपर है और यहां प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान नीचे पहुंच गया, यानी जो हमने प्रयोग द्वारा निर्धारित किया द्रव्यमान वो नीचे है और सामान्य उसका ऊपर है। ठीक ना।
और इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं I इक्वल टू कि वियोजन, चूंकि हम विद्युत अपघट्य डालेंगे तो उनका वियोजन होगा या संगुणन होगा, दो में से घटना होनी है, तो वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात कणों की संख्या, यानी हमने विलयन बनाया और उसमें जो पदार्थ हमने घोला था उसका वियोजन होना है तो वियोजन हो जाए, और संगुणन हो तो संगुणन हो जाए। उसके पश्चात उसमें कितने कण हैं, और अपान वियोजन या संगुणन से पूर्व, यानी जब वियोजन या संगुणन नहीं हुआ था तो उससे पहले कितनी संख्या थी, वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। इतने तरीके से आप वान ठाव गुणक को निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो जब मान लीजिए आपने NaCl डाला 1 मोल, तो वियोजन इसमें 1 मोल हमने NaCl डाल दिया है, तो अंदर जाके 1 मोल NaCl कितने में बदल जाएगा, 2 मोल कण में बदल जाएगा, यानी 1 मोल किसके हो जाएंगे, Na प्लस के, और 1 मोल किसके हो जाएंगे, Cl माइनस के, तो अंदर 2 मोल हो गए, ठीक ना। इस तरह से मान ये हो गए। तो हमने वियोजन से पूर्व हमारे पास कितने मोल थे, 1 मोल, लेकिन जब पानी में घुला वियोजन हुआ तो वियोजन के पश्चात कितने हो गए, 2। तो अगर यहाँ पर I इज इक्वल टू निकाला जाए तो वियोजन के पश्चात मोल हैं 2 और वियोजन से पहले हैं 1, तो I की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। इस तरह से आप जो भी सुटेबल हो इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया वान ठाव गुणक, ठीक ना। तो ये वान ठाव ने सजेस्ट किया कि अगर हम विद्युत अपघट्य को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसके अणुसंग गुणों का निर्धारण कर रहे हैं, तो हमको अणुसंग गुणों के निर्धारण में इस फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, यानी वान ठाव गुणक को भी ध्यान में रखना होगा। और अगर हम जो भी हमने अणुसंग गुणों के लिए सूत्र का निर्धारण या व्यंजक का निर्धारण किया है वो चारों हम यहाँ लिख देते हैं, तो उसमें हमको सिर्फ इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसी को मल्टीप्लाई कर देना है वान ठाव गुणक को। तो वही सारे फार्मूले किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, विद्युत अपघट्यों के लिए भी हो जाएंगे। तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, केवल एक लेटर का। जैसे मान लीजिए हमने पहला गुण पढ़ा था और उसका जो व्यंजक निकला था वो ये था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट, ये तो था ना, एक्स विलेय, यानी विलेय का मूल प्रभाज्य ये था। ये तब था जब हमने कौन सा विलेय पदार्थ उसमें डिसॉल्व किया था, अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य। लेकिन जब हम अवाष्पशील और विद्युत अपघट्य डाल देंगे तो वेरी करता है। अब वो सही तरीके से हमको मिले, इसलिए आपको इस फार्मूले में एक संशोधन करना पड़ेगा, एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा बल्कि, तो वो हो जाएगा I, यानी I का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। बस इतना सा करना है। तो सेम वही फार्मूला एप्लीकेबल हो गया विद्युत अपघट्य के लिए भी, यही है वान ठाव गुणक। इसी तरह से दूसरा फार्मूला क्या था आपका, क्वथनांक उन्नयन का, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोललता। अब मोललता का हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, ये था। तो इस वाले फार्मूले में भी आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, I का। तो यही वाला फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस फार्मूले से चाहे आप प्रेक्षित मान देखें और चाहे कैलकुलेटर देखें, दोनों में समानता होगी, कोई अब सामान्य अणुभार या मूलद द्रव्यमान नहीं आएगा। इसी तरह से तीसरे वाले फार्मूले में भी यही काम करना है, डेल्टा TF इक्वल टू क्या करना है, I इंटू KF इंटू यही फार्मूला पूरा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m 1000 अपॉन कैपिटल W, ये हो गया। अब लास्ट में बचता है फोर्थ, यानी परासरण दाब वाला। तो परासरण दाब में ये था पाई इक्वल टू CRT, तो यहां पर आपको कर देना है ICRT। तो जब आप ये वान ठाव फैक्टर लगा देंगे, सभी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वही सारे प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निर्धारित जो आपका मोलर द्रव्यमान आएगा वो ठीक ठीक आएगा, यानी जो एक्सपेरिमेंट से करेंगे, जो कैलकुलेट करके करेंगे, दोनों में समानता होगी, ठीक ना। तो ये सजेशन उनका था वान ठाव का, और इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब जो वान ठाव गुणक आपको निकालना है उसके लिए ये तरीका बताया,
और एक तरीका और शॉर्ट में है, उसको भी हम आपको बताते हैं, ठीक ना। कि शॉर्ट तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो तरह के विद्युत अपघट्य हो सकते हैं। एक वो जो पानी में घोलने पर यानी विलायक में डिसॉल्व करने पर वियोजित हो जाएंगे, और एक वो जो संगुणित हो जाएंगे। तो दोनों के लिए आई की वैल्यू यानी वान-हाफ गुणक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए अलग वैल्यू की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है, क्योंकि कभी कभी इनका वियोजन की मात्रा भी दिया होता है। तो वियोजन की मात्रा और वान-हाफ गुणक और कणों की संख्या, इन सब में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप डिटेल में भी जा सकते हो, शॉर्ट में भी है फार्मूला, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए तो आपका निकल आएगा। जैसे मान लीजिए आपको विद्युत अपघट्य जो घोला जा रहा है उसके वियोजन की मात्रा दी गई है। तो वियोजन की मात्रा को हम दिखाते हैं अल्फा से, ठीक ना। तो अल्फा हो गई वियोजन की मात्रा। तो अल्फा इक्वल टू एक फार्मूला आएगा I-1 और N-1, ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हैं, वान-हाफ गुणक की गणना कर सकते हैं। ये है वियोजन की मात्रा जो प्रश्न में दिया रहता है, ना दिया गया हो तो ये दिया जाएगा फिर आपको, ठीक ना। दोनों में से कोई एक जरूर दिया होगा। अगर ये दिया है तो ये निकालना होगा, ये दिया है तो ये निकालना होगा, वान-हाफ फैक्टर। इसमें n क्या है, n ये है कि वियोजन के बाद कितने कण यानी कितने आयंस बन रहे हैं उनकी संख्या है। जैसे NaCl के केस में अगर देखा जाए तो जब इसको वियोजित करेंगे तो एक Na बन जाएगा और एक Cl- बन जाएगा। तो यहाँ पर दो आयन बन गए ना, तो n की वैल्यू कितना रखी जाएगी, 2 रखी जाएगी यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए हम ले लें Na2SO4, तो जब इसका वियोजन करेंगे तो बनेगा 2Na प्लस SO4-। तो इसमें कितने आयन टोटल जनरेट हो रहे हैं, एक SO4 का है और 2 सोडियम का है, कुल मिला के 3 जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी रख दोगे आप, 3 रख दोगे। अगर ये भी दिया हो कि इसका वियोजन 80% होता है, तो 80% का मतलब 80/100, तो वियोजन की मात्रा आपकी हो गई 0.8, ठीक ना। ऐसे प्रश्न में आपको दिया रहेगा, तो ये फार्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला किसके लिए है, वियोजन के लिए है, कि जब विद्युत अपघट्य का वियोजन हो रहा हो तब का फार्मूला है। अब मान लीजिए उसका संगुणन हो रहा है, तब क्या करोगे कि दो मिलकर यानी हमने डिसॉल्व किए 2 मोल और वो अंदर जाके संगुणित हो गए और 1 मोल में कन्वर्ट हो गए। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसका सूत्र कैसे निकालोगे, तो उसके लिए है अल्फा इक्वल टू 1 - I इंटू n/n-1, इस फार्मूले से आप लगा लोगे। तो ये फार्मूला किसके लिए हो गया, संगुणन के लिए, कि जब विद्युत अपघट्य का संगुणन होता है अंदर जाकर के यानी विलयन में, सॉल्यूशन फेज में संगुणन हो रहा है, संगुणन के लिए हो गया। और यहां पर ये जो हो गया संगुणन की मात्रा हो गई, अल्फा से ही दिखा रहे हैं हम इसको, और ये हो गया संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में। और यहां पर वियोजन के लिए फार्मूला है, तो ये हो गया वियोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, ये हो गया। तो इन दो फार्मूलों की सहायता से आप किसी भी विद्युत अपघट्य के संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा ज्ञात भी कर सकते हैं। अगर वो संगुणन और वियोजन दिया भी है आपको, तो आप वान-हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं। वान-हाफ फैक्टर निकाल करके इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। आपको जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ गुणधर्म निकालना हो या फिर मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करना हो, सब हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये टॉपिक और चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, तो अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन मतलब न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो इन पर वेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आप अच्छे से थारोली स्टडी कर लीजिए, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, जिससे आप न्यूमेरिकल भी लगा सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको तैयार रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।